Hello friends, welcome to my YouTube channel. So we are now starting with our lecture series. तो जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा यूनिट 5 लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज नेचर एंड डेफिनेशन। अब ऑल्दो हमारे मेंशन नहीं होगा वहाँ पे सिलेबस में, पर इसका हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, हाउ द कंसेप्ट इवॉल्व, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे। नेचर जो है वो हमेशा स्टडी होता है यहाँ इसका क्राइम्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट के साथ कंपेयर करके तो नेचर फाइंड आउट करेंगे। देन इज इट अ लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स, यहाँ पे पिजन होल थ्योरी है बाय द सामन, ये आपके प्रीवियस क्यूज में भी आई हुई है, तो ये इसको पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसके चार ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस बिफोर बिगिनिंग, जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जस्ट व्यायाम के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। अब इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं वहां से एक्सेस होता, आप नहीं डायरेक्ट होते वहां से, तो आप जाके टेलीग्राम पे सीधा सर्च कर लो जस्ट व्यायाम, तो आपको मिल जाएगा। नाउ बिगिनिंग विद अ लेक्चर। तो पहले हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो चलो हम चलते हैं अपने पुराने अर्ली लीगल सिस्टम पे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो वहां पे क्या था, हमारा जो कंसेप्ट था टॉर्च का वो बहुत ज्यादा नैरो था। ज्यादातर हमेशा हम फोकस होता था हमारा पनिशमेंट के ऊपर, कंपनसेशन के ऊपर फोकस नहीं होता था। इफ अ पर्सन कमिटेड रॉन्ग तो हमेशा फोकस होता था कि उसको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। फिर 18 सेंचुरी में आए हमारे ब्रिटिशर्स के मेयर्स कोर्ट, इस्टेब्लिश हुए कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। अब इसका जो चार्टर था, इन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी जजमेंट या डिसीजन दोगे ना अपना, वो आपका बेस्ड होगा अपॉन दिस जस्टिस एंड राइट के ऊपर। अब जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने एडमिनिस्टर करने के लिए दिस जस्टिस एंड राइट को किसको फॉलो किया, इंग्लिश कॉमन लॉ को एंड स्टैट्यूट्स को। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुए ये मेयर्स कोर्ट की जगह पे। अब उन्होंने भी यही चीज की कि सुप्रीम कोर्ट भी इंग्लिश लॉ को अडॉप्ट कर लिया, पर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंडीशंस। लेटर ऑन जब रिप्लेस हुई हमारी सुप्रीम कोर्ट विद द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट भी अप्लाई कर रहा था इन इंग्लिश लॉ को, एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज द पार्ट ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ। पर उन्होंने बोला कि ये जो इंग्लिश लॉ है ना वो एप्लीकेबल होगा ओनली टू द ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन से क्या मतलब हो गया कि अगर ये कोर्ट्स अपीलेट जुरिस्डिक्शन अपनी एक्सरसाइज कर रही है तो वहां पे इंग्लिश लॉ अप्लाई नहीं होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी नहीं फॉलो कर सकते हम करेंगे अपना जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, तो अब ये तो बात रही हाई कोर्ट इंग्लिश लॉ यूज कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे वाइल डिलीवरिंग जस्टिस। पर बाकी कोर्ट्स का था क्या, मॉफ्सिल कोर्ट्स थी, अब उनका क्या, तो वो एक्ट करती थी ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के ऊपर, एक्ट्स या स्टैट्यूट्स जो भी उनके लिए बनाए गए थे। यूजुअली क्या होता था, उनके लिए सारे एक्ट्स, रूल्स बने होते थे, और इन केस ऑफ देयर एब्सेंस दे हैव टू फॉलो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। फिर लेटर ऑन जो हमारी प्रिवी काउंसिल थी उन्होंने इंटरप्रेट किया कि भाई जो रूल ऑफ इंग्लिश लॉ है ना, अगर वो इंडियन कंडीशंस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आप उसको फॉलो करो, इंग्लिश लॉ को फॉलो करो, टू गिव द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। रूल्स आप वहां से लो। फिर जैसे जैसे हमारी इवॉल्व हुआ कोर्ट सिस्टम, तो हमने ये भी इंटरप्रेट किया कि जो हमारा सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी है ना, वो हमें कहता है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वो ट्राई कर सकती है सूट्स ऑफ ऑल सिविल नेचर, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो इससे क्या निकल के आया कि जो सिविल कोर्ट्स होती है उनके पास तो इम्प्लाइड जुरिस्डिक्शन है कि वो अप्लाई करें क्या, सिविल रूल्स को, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को भी। अब विद टाइम्स इंडियन कोर्ट्स बहुत ज्यादा एवॉल्व हुई, उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया सिलेक्टिवली। जो भी हमारी इंग्लिश
स्टैट्यूट्स थे, अगर वो एप्लीकेबल थे इंडियन सोसाइटी और सर्कमस्टांसेस के ऊपर, वो अप्लाई करते थे। और यहाँ से क्या होता था कि अगर इंग्लिश स्टैट्यूट एप्लीकेबल है, दे आर suitable to the Indian conditions, they rejected the outdated common law in the favor of the new law. फिर हमारी इंडियन कोर्ट्स ने बहुत सारे देखे, प्रिंसिपल्स ऑफ टॉशियस लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट, बहुत सारे उसमें हमने कोर्ट्स ने स्टांस लिया इसके ऊपर। जो जस्टिस भगवती थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बोली, एवोल्यूशन के ऊपर बात बोली कि अगर हमने टॉट के जो प्रिंसिपल्स है ना, उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन रही है उसके अकॉर्डिंगली हमें ज़रूरत है कि हम डेवलप करें नए फ्रेश प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स को, अपनी जुडिशियल थिंकिंग को बढ़ाएं और लिमिटेड ना रहे हम जो भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेन लॉज हैं या इंग्लिश लॉज हैं, और ट्राई करें कि हम अपने नए जो जुरिस्प्रूडेंस है हम वो क्रिएट करें। नॉलेज सबसे लो पर अपना खुद का भी बनाओ, ठीक है, वो हमें नॉलेज काम आएगी टू बिल्ड अप द न्यू जुरिस्प्रूडेंस। फिर बाकी सोर्सेस से सीखो पर अपना खुद का भी आप अपने लॉज बनाओ, अपनी खुद की जुरिस्प्रूडेंस कंस्ट्रक्ट करो। ये जस्टिस पीएन भगवती कहते थे। नाउ नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट, तो टॉट जो है वो लैटिन वर्ड हमारा टॉटम से आया है, जिसका मतलब होता था टू ट्विस्ट। ये सिमिलर है टू द इंग्लिश वर्ड जो है हमारा रॉन्ग। तो कोई भी चीज जो स्ट्रेट नहीं है, जो सीधी नहीं है, लॉफुल नहीं है, वो टॉट है। मतलब जो रॉन्गफुल है, क्रूक्ड है, ट्विस्टेड है, वो हमारी टॉट हो जाएगी। अब एक चीज होती है कि हर इंडिविजुअल को अगर राइट मिलते हैं ना, तो उसके ऊपर ड्यूटीज भी इम्पोज की जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर। हम हर इंडिविजुअल्स की हैं। तो अगर ये ड्यूटी जो लॉ इम्पोज करता है, अगर वो बंदा उसका ब्रीच करता है, ब्रीच ऑफ दिस ड्यूटी गिव रेज टू टॉट, उससे क्या होता है, अगर ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि उसने क्या किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, ठीक है। अब एक चीज है कि देखो, अगर हमारा क्रिमिनल लॉ कोई ड्यूटी इम्पोज करता है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ हमारा कोई ड्यूटी इम्पोज कर रहा है, उसका अगर ब्रीच होता है तो हम कहते हैं कि उसने जो रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है वो क्राइम है। ऐसे ही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ड्यूटी इम्पोज कर रहा है, अगर उसका ब्रीच हो जाए तो हम कहते हैं देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट ड्यूटी इम्पोज करेगा पर्सन के ऊपर, हम कहते हैं कि उसने क्या कमिट किया है, टॉर्ट। तो हमारी ड्यूटी है कि हम रिस्पेक्ट करें लीगल राइट्स ऑफ अदर्स को। अगर हम उसका ब्रीच करते हैं तो वी आर सेइंग दैट कि हमने टॉर्ट कमिट किया है, या फिर हमने कह सकते हैं कि हमने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो डिफेमेशन की। वी हैव अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द रेपुटेशन ऑफ another person. If we breach this duty, we are committing a tort of defamation. If we are breaching or violating our duty of not to interfere in the possession of the another person, हम trespass का tort commit कर रहे हैं। Same, we have a duty not to defraud any other person, and if we do so, we are committing the tort of deceit. Defraud any other person, if we do so, we are committing the tort of deceit. अब ये जो टॉट लॉ है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज किन चीज़ों की वजह से, पहला तो हमारे पास कोई भी एक साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है इसकी। एवर ग्रोइंग ब्रांच ऑफ लॉ है जो बहुत सारे इंक्रीजिंग एरिया है, नए सर्कमस्टांसेस पे अडाप्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अब अगर हम डेफिनेशंस देखें इसकी, कि हम बोलते हैं ना कि हमारे पास कोई भी साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, वो क्यों नहीं है? देखो हमारे पास चार डेफिनेशंस हम इसमें पढ़ेंगे। लिमिटेशन एक्ट के अंदर सामन, विनफील्ड एंड फ्रेसर। मोस्टली ये जो डेफिनेशंस है वो सेम ही चीज बोल रही है, पर सब में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको डिफरेंट मिल जाएगा, अदरवाइज इट्स सेम। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नाउ इसका क्या मतलब है कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, और वो टॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
एक्सक्लूसिवली नहीं होगा। सिमिलरली सामन ने बोला कि ये हमारा सिविल रॉन्ग है, पर tort is a civil wrong, the remedy for which is given under the common law, that is unliquidated damages, and which is not exclusively a breach of contract, breach of trust, or merely an equitable obligation. तो यहाँ पे हमें अनलिक्विडेटेड damages मिल गए, ठीक है। फिर विनफील्ड ने बोला कि जो tortious liability है वो अराइज होती है, tortious liability arises by a breach of duty that is fixed by the law, and this duty is towards the person's journally. ये जर्नल ड्यूटी होती है टुवर्ड्स द पर्सन, किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, एंड द रिड्रेसल ऑफ विच इज बाय वे ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। यहाँ पर भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हो गए। फ्रीसर ने बोला कि जो इन्फ्रिंजमेंट है, टॉट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रेम, राइट एंड रेम किसका, ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, जिसको हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, एंड ही हैज अ राइट ऑफ कंपनसेशन इन द सूट बाय द इंजर्ड पार्टी। जो भी सूट होगा इंजर्ड पार्टी के द्वारा, उसमें वो राइट ऑफ कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो इसमें निकल के आया क्रक्स जो इन डेफिनेशन का है वो है, पहला कि ये एक सिविल रॉन्ग है जो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, और इसको हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ रिड्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई जगह पे देखो, हमें यहाँ पे तो एक्सप्रेसली बोल दिया ना कि सिविल रॉन्ग सिविल रॉन्ग। अब यहाँ पे इनमें हमने एक में बोला कि डैमेजेस होंगे, एक में बोला कंपनसेशन मिल जाएगा आपको। अब यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग्स हैं उसमें क्या है, क्रिमिनल में हम बोलते हैं कि इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, एंड सिविल रॉन्ग इज अ क्राइम अगेंस्ट द पर्सन। तो जो पर्सन इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है उसको यूजुअली कंपनसेशन, डैमेजेस, इंजंक्शन वो क्लेम कर सकता है। क्राइम के केस में उसको पनिशमेंट मिलती है। देयर इज वेरी रेयर चांसेस, एक्सेप्शंस अभी हैं हमारे पास, कि जहाँ पे आपको कंपनसेशन मिलता है, पर जनरल रूल इज दैट पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट होगी पर्सन पे ऑन द रॉन्ग डूअर। तो यहाँ से इम्प्लाइड हो जाता है दैट इट इज अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। तभी हम क्लेम कर रहे हैं डैमेजेस, एंड दैट टू इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फिर उसके बाद चलो, नाउ वी आर डिस्कसिंग सिविल रॉन्ग। अब दो टाइप के रॉन्ग, कोई भी पर्सन रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है या तो वो सिविल होगा या वो क्रिमिनल होगा। सिविल रॉन्ग अगर कमिट होता है तो उससे हमें सिविल इंजरीज होती है। अगर क्रिमिनल लॉ के अंडर कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग कमिट कर रहा है तो वो हम बोलते हैं कि उसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है। इसके लिए पनिशमेंट होती है, इसके लिए आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। नाउ कई बार क्या होता है कि पर्सन कोई एक्ट कमिट कर रहा है या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है जिससे दो रॉन्ग्स बन रही है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो आपके पास रेमेडी जो होगी वो कॉन्करेंटली चलेगी, आप दोनों रेमेडीज को इकट्ठे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ओके, आप जैसे क्या कर सकते हो, अम, एक एग्जांपल लो कि एक पर्सन है, ए पर्सन है, उसने पब्लिक रोड पे एक खड्डा खोद दिया, डिगर डर, ठीक है। अब ये क्या होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है अगेंस्ट द पब्लिक एज अ होल। तो ये क्रिमिनल उसमें आ जाएगा, क्रिमिनल रॉन्ग कमिट कर रहा है। और वहीं अगर बी, अब पासर बाय गिर जाता है इस गड्ढे में और उसकी आर्म फ्रैक्चर हो जाती है, देन ही हैज अ राइट टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम बी। तो सिविल भी हो गया अगेंस्ट इंडिविजुअल ओनली, तो रेमेडीज जो होगी वो कॉन्करेंटली चलेगी, क्रिमिनल भी और सिविल भी। फिर उसके बाद है अदर देन मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमने बोला कि जो टॉर्ट है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
तो अभी हम जब डिटरमाइन करेंगे कि वो है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टॉट है या नहीं है, तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज करते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि वो सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल है। अगर तो वो क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल लॉ के अंडर कवर होगा, तो हम यहाँ पे तो जाएंगे ही नहीं, है ना। सिविल रॉन्ग है तो हम देखेंगे कि वो एक्सक्लूसिवली किसी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में आ रहा है, मतलब वो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं है, या किसी और सिविल लॉ के अंदर आ रहा हो, और नॉट। अगर होगा तो वो टॉट नहीं है, अगर है तो, अगर सॉरी अगर वो रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में नहीं है तो वो टॉट है। नाउ कई बार क्या होता है, सेम एक्ट से दो या दो से ज्यादा सिविल लॉन्ग्स बन सकते हैं। तो पर्सन के पास राइट है कि वो किसी भी एक के अंडर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, दोनों में नहीं करेगा। हमने बोला सिविल और क्रिमिनल में वो कॉन्करेंट रेमेडी ले सकता है, पर अगर दोनों सिविल रॉन्ग कमिट हो रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए वेकेशन पे जा रहा था, उसने अपना हॉर्स बी को दे के गया टू लुक आफ्टर इट, ठीक है। बी निग्लिजेंटली या उसको हॉर्स को खाना नहीं देता है प्रॉपरली, तो वो मर जाता है, ठीक है। ही डाइड ऑफ द स्टार्वेशन। व्हेन ई केम बैक, तो उसके पास दो रेमेडी है। एक तो बेलमेंट का कंसेप्ट है, तो वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेली की जो ड्यूटीज हैं उसकी इन्फ्रिंट वायलेशन की उसमें इसको इससे रेमेडी ले सकता है। दूसरी है निग्लिजेंट एक्ट के अंदर अंडर टॉट। तो यहाँ पे भी उसको कंपनसेशन मिल सकता है, यहाँ पे भी, पर वो दोनों में क्लेम नहीं कर सकता एनीवन, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ले ले, चाहे वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर ले ले। तो एक ही रेमेडी उसको मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। फिर है, ओके, यहाँ का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि कोई भी एक रॉन्ग है, जैसे कि हमने डेफमेशन भी ले लिया, ठीक है। डेफमेशन सिविल भी होता है, डेफमेशन क्रिमिनल में भी आता है, तो वो दोनों के अंडर क्राइम में तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, सिविल उसमें डैमेजेस मिल जाएंगे, तो वो दोनों रेमेडीज कॉन्करेंटली भी ले सकता है इसकी। फिर उसके बाद है हमारा जो रिड्रेसेबल है फॉर द एक्शंस फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं, जो प्री डिटरमाइंड नहीं है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हमारे दो तरह के होंगे, ठीक है। लिक्विडेटेड या फिर अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड होता है, बस इतना याद रखो, लिक्विडेटेड होता है जो प्री डिटरमाइंड है, जो प्री डिटरमाइंड नहीं है वो हमारे अनलिक्विडेटेड है। तो अगर किसी कोई पर्सन इंजर्ड है बाय द wrongful एक्ट ऑफ another पर्सन, तो सिर्फ एक मनी है जो एक सेटिस्फाई कर सकती है टू दैट इंजर्ड पर्सन। तो समटाइम जो, बट मनी हमेशा नहीं, पर कई बार क्या होता है कुछ केसेस में रेमेडीज, अप्रोप्रिएट रेमेडी जो ज्यादा इफेक्टिव हो, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूसेंस का केस है, ठीक है। उसमें एक पर्सन कॉन्टिन्यूसली न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो जो इंजर्ड पार्टी है वो ये तो नहीं है कि हर बार जाके डैमेजेस क्लेम करेगी, कंपनसेशन क्लेम करेगी फॉर क्रिएटिंग सच न्यूसेंस, नहीं। वहां पे अप्रोप्रिएट रेमेडी उसके लिए इंजंक्शन भी हो सकती है अलोंग विद द डैमेजेस। सो डैमेजेस जो है कई जगह पे हमें मेंशन किया गया है ना, जैसे लिमिटेशन में और सामान के डेफिनेशन में तो हमें बोला ही है कि वो सिविल रॉन्ग है, पर विनफील्ड की डेफिनेशन, फ्रेसर की डेफिनेशन में हमें डायरेक्टली सिविल रॉन्ग वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो वहां पे डैमेजेस या कंपनसेशन मेंशन है। तो यहाँ पे ये जो डैमेजेस और कंपनसेशन है वो हमें बताता है कि इट इज इन द नेचर ऑफ अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। नेचर ऑफ अ रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिविल रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी मैंने बताया कि जो हमारे सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग के लिए पनिशमेंट होती है, सिविल रॉन्ग के लिए डैमेजेस या कंपनसेशन अप्रोप्रिएट रेमेडी होती है। फिर नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ टॉट, सॉरी नेचर ऑफ टॉट। नेचर ऑफ टॉट को हमने अलग अलग तरीके से कंपेयर किया है विद द क्राइम, विद द कॉन्ट्रैक्ट, विद द कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, विद द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सबके साथ।
तो पहला जो टॉर्ट है और क्राइम का क्या फर्क हो जाएगा, नेचर का। टॉर्ट हमेशा प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट होता है, पर जरूरी नहीं है कि ये जो है इसकी जो ड्यूटी है वो टुवर्ड्स एनी स्पेसिफाइड पर्सन हो, नहीं, पर इन जर्नल होती है। और अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट वो ड्यूटी ब्रीच होती है तो हम कहते हैं कि उसने सिविल रॉन्ग कमिट किया है। तो इट इज द नेचर ऑफ अ प्राइवेट रॉन्ग। वही क्राइम जो है कमिट, अगर रॉन्गफुल एक्ट कमिट होता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ पब्लिक रॉन्ग बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक एज अ होल। डेफिनेशन, टॉर्ट जो है वो इन्फ्रिंजमेंट है इंडिविजुअल राइट का। यहाँ पे पब्लिक राइट्स और पब्लिक ड्यूटीज का ब्रीच हो रहा है, ठीक है। फिर लीगल एक्शन, जो टॉर्ट के केस में इंजर्ड पार्टी फाइल करेगी सूट, क्राइम के केसेस में स्टेट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है। फिर टॉर्ट के केस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सेटलमेंट हो सकती है, पर विद सर्टेन एक्सेप्शंस इन रेयर केसेस। जो हमें लिस्ट दी है ना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की, उसमें उसके अलावा जर्नली क्राइम के केसेस में हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। पर्पस क्या होता है, टू रिस्टोर द सिचुएशन ऑफ द इंजर्ड पार्टी, रिस्टोर व्हाट द इंजर्ड पार्टी हैज लॉस्ट। तो टॉर्ट के केसेस में कंपनसेशन होगा, क्राइम के केसेस में पनिशमेंट होगी एज अ डेटरेंस, ठीक है। एक्सेप्शन है 357 सीआरपीसी के अंडर हमें कंपनसेशन भी मिलती है विक्टिम को। इम्प्रिजनमेंट और अरेस्ट टॉर्ट के केसेस में ये नहीं होता, पर हम क्राइम के केसेस में इम्प्रिजनमेंट होती है, पनिशमेंट मिलती है एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज होती है। नाउ ब्लैकस्टोन ने क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैकस्टोन ने बोला कि जो रॉन्ग होंगे वो दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग होता है जब हम सिविल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम बोलते हैं कि उसने प्राइवेट रॉन्ग कमिट किया है, और इससे सिविल इंजरीज होती हैं पर्सन को। वेयर एज पब्लिक रॉन्ग जो है वो वॉयलेशन होता है पब्लिक राइट एंड ड्यूटीज का, जो इफेक्ट करती है सोसाइटी एज अ होल को, और इन एक्ट्स को हम क्या करते हैं, रिजल्टेड इन क्राइम, ठीक है। अब जो रूल्स हैं वो टॉर्ट्स के और क्राइम कमिट करने के लिए दोनों के अलग है। कई बार क्या है, हमारे पास सेम फैक्ट का टॉर्ट भी कमिट हो रहा है, क्राइम भी कमिट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी पढ़ा, अगर दोनों चीजें कमिट हो रही है, टॉर्ट भी कमिट हो रहा है, क्राइम भी कमिट हो रहा है, तो रेमेडी जो है वो ऑल्टरनेट नहीं है, कॉन्करेंट है, तो हम दोनों के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा अभी तक सब डेफिनेशन में कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अब बेसिक क्या है, बेसिस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का बेस क्या है जिससे हमारी ड्यूटी राइज होती है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारा एग्रीमेंट है, टॉर्ट के केसेस में लॉ इम्पोज कर रहा है वो ड्यूटी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वह पार्टी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, वाइल टॉर्ट के केसेस में ड्यूटी जो है वो टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड है, वर्ल्ड एट लार्ज है, सबकी तरफ आपको वो ड्यूटी बोला गया है। पर अगर आप किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट वो कमिट करते हो तो वो पर्सन आपको स्यू कर सकता है। अब लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ठीक है। आपको उसके, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी लाइबिलिटी नहीं बन रही है, पर यहाँ पे एक्सटेंड है टू द एवरीवन हु सफर डैमेजेस। यहाँ पे बहुत एक ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क केस है स्टीवसन का, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इस केस में क्या था कि एक जिंजर बियर मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस था। यहाँ पे फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि एक फीमेल जो हमारी प्लेंटिफ है वो जिंजर बियर लेते हैं, वो कैन ओपैक है और सील्ड होने के कारण
उनको पहले पता नहीं लगता, वो थोड़े से सिप लेते हैं, लेटर ऑन व्हेन दे पोर इट इनटू द ग्लास दे फाइंड आउट दैट कि डीकम्पोज्ड बॉडी है स्नेल की उसके अंदर, जिसकी वजह से इस प्लेंटिफ को सीरियस हेल्थ इश्यूज हुए। उन्होंने क्लेम किया फॉर द डैमेजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब प्लेंटिफ ने डिफेंस क्या लिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरा, वो तो बन रहा है विद द रिटेलर, बट कोर्ट ने बोला कि अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है टू एवरीवन अगेंस्ट whom यू एक्सपेक्ट, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी चीज कंज्यूम करेगा, तो आपकी ड्यूटी उन सब पर्सन के लिए बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्ड किया गया कि मैन्युफैक्चर को लाइबल क्रिएट किया गया। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड कि जो ड्यूटी है वो वर्ल्ड एट लार्ज है, पर कोई पर्सन जो भी सफर कर रहा है डैमेजेस, वो टॉट के लिए आप पे सूट फाइल कर सकता है। फिर रेमेडी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड दोनों हो सकती है, पर टॉट के केसेस में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जो होगी वो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन होती है जो वॉलेंट्री पार्टीज जो है वो अंडरटुक करती है कि हम ये चीज कंप्लीट करके देंगे। फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऑफ गुड्स है कि मैं आपको सो एंड सो डेट डेट को ये जो कार है वो डिलीवर करूंगा, या इतनी ये वाली जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं वो आप डिलीवर करूंगा, सॉरी। बट अगर ये नहीं करता, ब्रीच ऑफ दिस स्पेसिफिक ड्यूटी हो जाती है। पर ये जो यहाँ पे टॉर्ट के केस में जो ड्यूटी है वो इम्पोज करता है लॉ। पार्टीज खुद नहीं वॉलंटरी कमिट करती किसी को, कोई भी वॉलंटरी कमिटमेंट नहीं होती। ड्यूटीज कोर्ट लॉ इम्पोज कर रहा है, और अगर उन ड्यूटीज का ब्रीच होता है तो हम कहते हैं कि वो टॉर्ट कमिट हुआ है। तो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया फेलियर टू डिलीवर, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे टॉर्ट के केसेस में नेग्लिजेंस हो गया, डेफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया। अब जो ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स, राइट। अब विंटर बॉटम वर्सेस राइट में बोला था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी कहा गया था कि टॉर्ट के केस में अगर कोई पार्टी प्रिविटी है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा। पर ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ये स्टीफसन के केस में एंड कर दिया गया। ये सेम वो बियर जिंजर बियर वाला केस, यहाँ पे बोला कि इवन वो जो लेडी थी वो थर्ड स्ट्रेंजर थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑल दो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में था। इस ये जो विमेन थी इसने तो सिर्फ कंज्यूम किया था, स्टिल शी हैज द राइट टू claim compensation against the manufacturer, though the contract is between the manufacturer and the retailer only. He has a responsibility towards the retailer only, but she has a right to claim damages because इसकी ड्यूटी बनती है उन सभी पर्सन के लिए जिनके लिए ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिनको एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कंज्यूम करेंगे, ये बनाई गई है चीज उनके लिए। तो सबके अगेंस्ट उसको उसकी ड्यूटी है। फिर आगे हमारा टॉट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पहला जो ट्रस्ट है वो हमारा फिड्यूशरी ड्यूटी है उसका ब्रीच है। लॉ ऑफ टॉट में लीगल ड्यूटी का ब्रीच है। रिलेशनशिप, यहाँ पे टॉट के लिए कोई हमारा फिड्यूशरी रिलेशनशिप नहीं होता है, पर ट्रस्ट के केस में हमारा ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। यहाँ पे जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है ना उतना आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, मतलब इट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस, वाइल टॉर्ट के केसेस में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे जो कोर्ट देगा, डिटरमाइन करेगा कोर्ट। ब्रीच ऑफ टॉर्ट जो है वो लॉ ऑफ इक्विटी का पार्ट है, कोर्ट ऑफ चेंचुरी करती थी, डिटरमाइन करती थी, उसकी जुरिस्डिक्शन बनती थी। वाइल टॉर्ट जो था वो पार्ट
कॉमन लॉ का था, और कॉमन लॉ कोर्ट्स जो थी वो डिटरमाइन करती थी जो रिस्ट्रिक्शन बनती थी उनकी। इसमें बस इतना ही याद करना है, इसके अलावा और करने की जरूरत नहीं है। देन टॉट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन, किसी पर्सन को कोई बेनिफिट्स हो रहे हैं, किसी चीज से बेनिफिट हुआ है, कोई एडवांटेज मिल रही है जिसके लिए कोई और पर्सन इंटाइटल्ड था, और सच एडवांटेज अनदर पर्सन सफर एन अनड्यू लॉस। तो जो लॉ है वो कंपेल कर सकता है कि फॉर्मर को कि आप कंपनसेट कर दो लेटर को, ज- किसके लिए जितनी भी एडवांटेजेस आपको मिली है। आप इसको कैसे समझ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, राम, यहाँ पे आप ले लो, ठीक है। राम एक बिजनेसमैन है, ठीक है। वो अपने कुछ गुड्स मोहन के घर भूल गया, ठीक है, मिस्टेक, बाय मिस्टेक, ठीक है। अब मोहन ने क्या किया, उसको अपनी गुड समझकर उसको यूज कर लिया। नाउ ही इज बाउंड टू पे राम फॉर दीज गुड्स इन द सेम वे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो 500 की गुड्स थी तो वो, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बाउंड है कि वो पे करे उसको उस चीजों के लिए। अब ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी है। ए और बी जो हैं उनकी जॉइंटली उन्होंने इकट्ठे पैसे लिए थे सी से। अब इन दोनों की ड्यूटी बनती है इसको पे करना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 500 रुपया लिया था इकट्ठे, ए ने सी को 500 रुपया दे दिया, ठीक है। नॉट नोइंग दिस फैक्ट, बी ने भी 500 रुपया दे दिया। अब यहाँ पे जो सी है उसकी, ही इज बाउंड कि वो ये 500 रुपया बी को लौटा दे, कि मेरी ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, ये 500 रुपया उसको वापस करना बनता था पर उसने नहीं किया। तो नाउ क्या है, वो सी से हम क्लेम कर सकते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को। अब बी जो है वो इससे क्लेम कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हम इनको बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहाँ पे हमारा एक पर्सन जो है, जैसे राम और मोहन थे। अब एक पर्सन जो है वो कोई भी एडवांटेजेस ले रहा है, कोई भी उसको बेनिफिट हो रहा है, जो बेनिफिट्स इस पर्सन के थे, ठीक है। अब उस बेनिफिट की वजह से इसको अगर कोई लॉस हुआ है तो ही कैन क्लेम फॉर द damages। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ऑब्लिगेशन होती है, पर टॉर्ट जो है वो लाइबिलिटी अराइज होती है रॉन्गफुल एक्ट से। यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट है, बेनिफिट गेन बाय अदर पार्टी। तो जो भी अनजस्ट एनरिचमेंट हुई है या जो भी बेनिफिट्स पार्टी को मिले हैं उनकी लाइबिलिटी बनती है कि वो वापस उसको कर दें। टॉर्ट के केसेस में हम कहते हैं कि जो भी हार्म और लॉस सफर किया है दूसरी पार्टी को उसके लिए हमारी लाइबिलिटी बनती है। बेसिस ऑफ लाइबिलिटी बोला, बेसिस मतलब किस बेसिस पे हम लाइबिलिटी कर रहे हैं। अनजस्ट एनरिचमेंट, उसका हक नहीं बन रहा था उस पे, फिर भी उसने वो उसके बेनिफिट्स ले लिए, ठीक है, तो हम उसके लिए उसको लाइबल करेंगे। टॉर्ट के केसेस में बोला कि हमने किसी पर्सन को इंजरी कॉज की है, हमने किसी पर्सन का नुकसान किया है, तो उसके बेसिस पे हम उसकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ रेमेडी कॉसी में हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे, वेयर एज जो होंगे टॉर्ट के केसेस में वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ हम इसके लिए और भी रेमेडीज जैसे इंजंक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगी, टॉर्ट के केसेस में टुवर्ड्स स्पेसिफिक पर्सन नहीं होती, पर्सन इन जर्नल होती है। कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में हम वेव कर सकते हैं, टॉर्ट के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, एप्लीकेशन ऑफ वेवर नहीं है। नाउ कमिंग टू कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है।
तो सामन ने 2 क्वेश्चन पुट किए थे। पहला जर्नल था, दूसरा स्पेसिफिक था। जर्नल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टॉट एंड स्पेसिफिक को बोलेंगे लॉ ऑफ टॉट्स। तो उन्होंने बोला कि क्या जो लॉ ऑफ टॉट है वो उसमें सारे रॉन्गफुल एक्ट आएंगे जो विदाउट जस्टिफिकेशन है, जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो लाइबिलिटी है वो अप्लाई होगी, अप्लाइज टू वेरियस सिचुएशन जो बियॉन्ड स्पेसिफिक रॉन्ग्स है। कोई स्पेसिफिक रॉन्ग्स से बियॉन्ड अगर कोई सिचुएशंस है तो उसके लिए लाइबिलिटी अराइज होगी। ये था हमारा जर्नल क्वेश्चन। ठीक है, कि जर्नली जो भी विदाउट जस्टिफिकेशन हमारे रॉन्गफुल एक्ट्स हैं, क्या सब टॉर्ट्स होंगे। स्पेसिफिक में बोला कि क्या वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, मतलब कि क्या वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रॉन्ग्स है। जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है उन डेफिनाइट केसेस के लिए, जो स्पेसिफाइड रॉन्ग है सिर्फ उसके लिए। तो यहाँ पे जो विनफील्ड और सामंत थे उनके व्यूज यहाँ पे अलग अलग थे। विनफील्ड ने फेवर किया लॉ ऑफ टॉट को, जर्नल व्यू को। उन्होंने बोला अगर कोई भी रॉन्ग होता है जिसके लिए कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो हमारा लॉ ऑफ टॉट है, मतलब हम बोल देंगे कि उसने टॉट कमिट किया है, तो ये अप्लाई होगा लॉ ऑफ टॉट। वाइल सामर ने बोला कि जो लाइबिलिटी है वो अराइज होती है इफ क्लेम फिट इन वन ऑफ दीज स्पेसिफिक पिजन होल्स या नॉमिनेटेड टॉट। सामन कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल आपके ना ऐसे कुछ पिजन होल्स हैं। अगर आप कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करते हो और वो किसी भी इन पर्टिकुलर पिजन होल्स में फिट हो रहा है तो आपने टॉट कमिट किया है। अगर उन पिजन होल्स में कब फिट नहीं हो रहा है तो वो टॉट नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जो विनफील्ड की बुक है उसका नाम लॉ ऑफ टॉट है और सामन की बुक का नाम लॉ ऑफ टॉट्स है। अब ये जो दो थ्योरीज है, पहली जर्नल वाली और सेकंड स्पेसिफिक वाली, वो बहुत अलग अलग उसमें हमने सपोर्ट भी मिला। जैसे लॉ ऑफ टॉर्च को सपोर्ट कैसे मिला, एशपे वर्सेस वाइट का केस था, उसमें कंसेप्ट आया ओबिजो सिबी रिमेडियम। ठीक है, फिर पेस्ले वर्सेस फ्रीमैन का केस है टॉर्ट ऑफ डिसीट। लुमले वर्सेस ग्रे इंड्यूसमेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर निग्लिजेंस या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस हो गया। विंसमोर ग्रीन बैंक का केस है इंड्यूसमेंट टू अ वाइफ टू लीव हर हस्बैंड। फिर रूक्स वर्सेस बर्नार्ड टॉर्ट ऑफ इंटिमिडेशन। पॉलॉक ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो आप इसको याद कर सकते हो। आपको इससे क्या होगा, आपके केसेस याद हो जाएंगे कि विच केस डील्ड विद पर्टिकुलर इशू। फिर सेकंड जो थ्योरी है लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, उसके सपोर्ट में बोला डॉक्टर डॉक्टर जेंग्स ने बोला कि ये थ्योरी का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट्स इनकैपेबल है क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट्स। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अगर वो पिजन होल्स में फिट हो रहा है तो वो टॉट है। तो इसका रिस्ट्रिक्ट तो ये कहीं पे भी नहीं करी कोर्ट्स को कि कोर्ट्स तो कम्प्लीटली कैपेबल है नए टॉट्स बनाने के लिए। उन्होंने बोला कि ये क्रिएट कर सकती हैं टॉट्स को जो सब्सटेंशियली सेम है जो एग्जिस्टेड वन है। बट ये जो इनका व्यू था वो ज्यादा सही नहीं गया। ठीक है, डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज कई ऐसी चीजें थी जो ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, फिर भी वो टॉट के उसमें आई, हम कंसिडर करते हैं। फिर हस्टन हस्टन ने बोला कि सामन डजंट मेंट कि हम जो टॉट हैं उसको क्लोज या इनएक्सपेंसिबल सिस्टम की तरह ट्रीट करें। इट कैन बी एक्सपेंडेड। डॉक्टर विलियम ने बोला कि जो पिजन होल्स है उनका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडेड टू, मतलब उसमें कुछ और ऐड ही नहीं हो सकता। तो इस वजह से लेटर ऑन विनफील्ड ने मॉडिफाई किया अपने व्यूज में। उन्होंने बोला कि यस, दोनों थ्योरी सही है। ब्रॉडर अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी रॉन्गफुल एक्ट हैं विदाउट जस्टिफिकेशन उसको हम टॉर्ट्स बोल सकते हैं। पर अगर बहुत सारे रॉन्गफुल एक्ट्स की जगह हम जो रॉन्गफुल एक्ट हमने कमिट किया है
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से जो एट प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं विदाउट फोकसिंग ऑन अदर रॉन्ग्स, जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। जब हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे तो वो लॉ ऑफ टॉट्स बन जाएगा। तो लॉ ऑफ टॉट, उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ जो टॉट है वो बड़ा है, उसमें जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ठीक है, वो बन जाएगा लॉ ऑफ टॉट्स। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों थ्योरीज ठीक है, करेक्ट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम ब्रॉडर परस्पेक्टिव से देखेंगे तो वो लॉ ऑफ टॉट बन जाएगा, वाइल अगर जो एग्जिस्टेड है हम सिर्फ उस पे रिले कर रहे हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ टॉट्स है, ठीक है। नाउ विद दिस वी हैव completed our first topic. I hope you like a video. प्लीज़ आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। आप प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर अपडेट। जल्दी आपके लिए सेकंड टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी मैं। थैंक्स फॉर नाउ।